प्रश्नावली 10.2 पहले का पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा हुआ नहीं हुआ? तीसरा निकाल। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। प्रमेय 10.1 में हमने पढ़ा था कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। प्रमेय 10.2 में हमने क्या पढ़ा कि वृत्त के ऊपर किसी बाहरी बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं आप स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अभी तक 2 प्रमेय पढ़ी हमने, सवाल किए। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि भैया एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O। आगे क्या कह रहे हैं? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं P और PB रेखाएं इस प्रकार है कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यानी कि बाहरी बिंदु कौन है? P है। यहाँ से स्पर्श रेखाएं कौन होगी आपकी? PA और PB। तो यानी कि आपके स्पर्श बिंदु कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर तो आप मान लो A को और यहाँ पर मान लो B को, क्योंकि यहाँ पर एक जो बाहरी बिंदु है ये कौन है आपका? P है। तो यानी P और PB क्या होंगे आपकी स्पर्श रेखाएं। PA और PB परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यानी कि यहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना बन रहा है? 80 डिग्री का बन रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है? PAO POA। पहले तो इनको मिलाओ, तो भैया हमने A को से मिला दिया और B को से मिला दिया। हमने कल एक सवाल किया था ऐसा कैसे, जिसमें हमारा चतुर्भुज बन रहा था, बना था। सेम उसी प्रकार का सवाल है। बस कल हमें यहाँ वाला कोण दिया था, यहाँ वाला पूछा था, यहाँ वाला दिया, यहाँ में से एक आधा कोण पूछा हमसे। सबसे पहले हमारे पास इस कोण का मान नहीं है, मान तो इनकी भी नहीं है हमारे पास, बी के और ए के, लेकिन इनके मान तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। कहां से? 90 डिग्री प्रमेय 10.1 से। तो पहले तो जो हमें दिया है वो लिख देंगे हम कि दिया है एक वृत्त है जिसका कोण O है, जिसका केंद्र O है, P और PB स्पर्श रेखाएं हैं, उसके बाद बाहरी बिंदु P है। तो हमें सीधे सीधे कोण का मान दिया, कौन सा कोण? APB दिया ना, APB कितना दिया? 80 डिग्री। उसके बाद अगर हम लिखें, हम जानते, चूंकि हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से 2 से कहां से आएगा? 1 से आएगा ना। पहले समकोण बनाना पड़ेगा हमें, हमारे पास ए का मान नहीं है, हमारे पास बी का मान नहीं है। तो 10.1 में क्या होगा कि ओ बी लंब होगी किसके ऊपर? पी बी के ऊपर, वाह। साथ में ओ ए लंब होगा किसके ऊपर? पी ए के ऊपर। पी ए पर्सनल असिस्टेंट वो नहीं है यहाँ पर, रेखा है पी। यानी कि जो आपकी ओबी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। कहां से होती है? प्रमेय 10.1 से। त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, चूंकि लंब होगी तो वहां पर क्या बनेगा? समकोण बनेगा, समकोण बनेगा। यानी कि हमारे पास दो कोण के मान मिल गए हमें। कौन से? एक तो कोण ए मिल गया, कोण ए कितना? 90 डिग्री। साथ में कोण बी भी मिल गया, कितना? 90 डिग्री। तो आपको आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा यहाँ पर, कहीं से स्टार्ट कर लो, ए ओ बी पी या बी पी बी ओ ए, कहीं से स्टार्ट कर लो। तो हम लिख दें यहाँ पर अब चतुर्भुज कौन सा है? ओ ए बी पी में,
चूंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास इस कोण का मान है 80 डिग्री, इस कोण का मान है 90 डिग्री, इस कोण का मान है 90 डिग्री, तो इस वाले कोण का हम मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी, ओ लिख दिया भाई, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी। मैंने कहा आप सीक्वेंस से लिख दिया करो तो कुछ छूटेगा नहीं आपका। चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। हमें कोण ए का मान दिया कितना 90 डिग्री, प्लस कोण ओ का मान दिया नहीं, कहाँ दिया, ओ का मान निकालना है ना, बी का मान 90 डिग्री प्लस पी का मान 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री। जोड़ लो सभी को, 0 0 0 0, 9 9 18, 18 और 8 26, प्लस कौन कौन ओ बराबर कितना 360, ये प्लस का उस तरफ जाकर तो कौन ओ बराबर 360 माइनस 260, तो कौन ओ कितना बच गया आपका 100 डिग्री। क्या हमसे कौन ओ का मान पूछा है क्या, कोण ओ का मान पूछा, लेकिन हमसे किसका मान पूछा है पी ओ ए का। ये कौन सा कोण है आपका, अगर आप इस कोण को देखोगे तो ये कौन सा कोण बन रहा है आपका ए ओ बी, या तो कौन कौन सा है ए ओ बी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कोण ओ। हमने ये जो कोण निकाला कौन सा है ए ओ बी, यानी कोण ओ का मान निकाला, लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे सवाल में ये पूछा है कि पी ओ ए का मान बताइए, लेकिन हमने मान किसका निकाला है, हमसे पूछा सवाल में पी ओ ए का मान पूछा, लेकिन हमने अभी किसका मान निकाला ए ओ बी। तो ये कौन है, हमें ये तो अच्छे से पता है कि बीच वाले कौन की बात करते हैं, लेकिन ये बीच वाला कौन अभी कौन सा है ए ओ बी वाला है, पी ओ ए वाला नहीं है। अभी ये ओ हमारा किसमें था, ये हमारे चतुर्भुज के अंदर था, हमारा चतुर्भुज बना है ना ऐसा, हमने इसमें ये जो ओ वाले का मान, ये जो ओ था हमारा, हमने उसका मान निकाला कितना 100 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर है आपका पी, यहाँ पर है आपका ए, तो आप इस वाले कोण का मान निकालो। तो हमारे पास अभी एक रेखा नहीं थी यहाँ पर ओपी, रेखा ओपी थी क्या हमारे पास अभी कुछ देर पहले, नहीं थी। लेकिन हमने जब पी को ओ से मिलाया, तो पी को ओ से मिलाने पर क्या करेगा कि ये जो रेखा है ना इस वाले कोण को समद्विभाजित कर देगी। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समान दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी, यानी कि ये पूरा कोण कितना है 100 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा 50, नीचे वाला कितना बनेगा 50। तो पहले आपको पूरा कोण निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या कर देंगे उसको आधा कर देंगे, बस सिंपल सा बात है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब हमने क्या किया ओ को पी से मिलाया, यानी ओपी को मिलाया। अब ओपी को मिलाया तो भैया ये क्या करेगा कि ओपी पूरे कोण ओ को समद्विभाजित कर देगा, अतः ओपी क्या करेगा, ओपी कोण किसको, कोण ए ओ बी को समद्विभाजित कर देगा, समद्विभाजित करेगा, यानी कि समान दो बराबर भागों में काट देगा उसको। तो मान किसका निकालना, कोण पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 2, दो बराबर भागों में, यानी 2 का भाग दे दो, 2 पंजे 10, 0 का 0, तो कोण पी ओ ए का मान कितना आ गया 50 डिग्री। ये पूछा हमसे, तो आप एक्साइटमेंट में यहीं पर छोड़ के मत आ जाना उसको, इस वाले ओ का मान निकाल कर। हमसे पूछा कौन है पी ओ ए, लेकिन हमने पहले मान किसका निकाला था ए ओ बी का। पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ ले, पढ़ गया तो पढ़ ले। ये क्या तरकीब है यार।
ताली अगला सवाल देखो। मैंने क्या लिख दिया था, फर्स्ट का थर्ड, ये फर्स्ट का थर्ड नहीं, थर्ड क्वेश्चन है ना। मेरे को लगा पहले में विकल्प दिए तो एक के 3 सवाल दिए, तीनों अलग अलग है, सिर्फ वो विकल्प के फॉर्म में थे। ज्यादा कुछ नहीं, आज और कल में खत्म हो जाएगा पाठ बस। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सवाल नंबर 4। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो समान हो, एक दूसरे से समान हो, जो कभी नहीं मिले। हाँ बोलते हैं आप, मैं सुन रहा हूं। मतलब मैंने आपकी बात को रिपीट कर दिया, मतलब आपने जो कहा वो गलत है, तो फिर हंसने की क्या बात थी इसमें? इसका मतलब तो ये हो ना कि आप खुद पे हंस रहे हैं। सवाल ये कह रहा है कि भैया वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं या खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब स्पर्श रेखाएं क्या होती है? जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या किसी वृत्त से सिर्फ एक बिंदु पर मिले, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखाएं। छेदक रेखाएं जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे छेदक रेखाएं कहते हैं। वृत्त क्या होता है? अब उदाहरण नहीं देना, बताना है क्या है। बड़े आए उदाहरण देने वाले, चूड़ी, कड़ा। कहाँ होता गोल? वृत्त के किसी बिंदु पर। नई नई परिभाषा होगा वो है। कितना बढ़िया व्रत बना है। अच्छा ये आपको पता हो तो, हमने पार्ट 9 पढ़ा था। क्या पढ़ा था पार्ट 9 में? पार्ट 9 में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, पढ़े थे। उसमें हमने अवनमन कौन पढ़ा था? मैंने वहां पर आपको बताया था समांतर रेखाएं। समांतर रेखा तो पहली क्लास में बताया था, जब हमने पार्ट 3 को पढ़ा था तब भी। समांतर रेखाएं क्या होती है कि जब दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। लेकिन उसको मैंने आपको अवनमन कोण में बताया था कि अवनमन कोण क्या होता है? जो ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर बने। यानी कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, वो नीचे यहाँ पर पृथ्वी पर किसी वस्तु को देख रहा है भैया, तो अब यहाँ से लड़के की आंखों से किसी वस्तु
ऊपर ऊपर की तरफ से बनने वाला कोण क्या होता है आपका? अवनमन कोण। तो वो अवनमन कोण तो अब चूंकि कहां से कहां बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है, तो ये क्या हो जाएगी लड़के के लिए क्षैतिज रेखा, क्योंकि जहां पर लड़का खड़ा वहीं उसकी आंखों से एक सीधी रेखा जाएगी और जो किसके समांतर होगी, पृथ्वी के समांतर होगी, तो उस रेखा को क्षैतिज रेखा कहेंगे। उसके बाद दृष्टि रेखा क्या होगी कि जिस दृष्टि में वो जिस लाइन में देखेगा उसको हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच में कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अब चूंकि यहाँ पर हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा त्रिभुज बन रहा होगा, बन रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो ए बी सी। तो अब हो सकता है कि हमें किसी लड़का किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है तो हमें उसकी ऊंचाई दे दी 45 मीटर, ठीक है, और जो अवनमन कोण बन रहा है वो भी बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो हमें यहाँ से कि लड़का के घर से वह वस्तु कितनी दूरी पर है, अगर हमें मान लिया जाए इसकी ऊंचाई याद करनी है, इसकी ये दूरी याद करनी, ऊंचाई नहीं सॉरी दूरी, कि आपका ये बी मकान वाला हिस्सा है, कि ये बी क्या है, मकान है, और ये सी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद कीजिए। इस प्रकार के सवाल पढ़े थे हमने। लेकिन अब जब हम इस त्रिभुज को हल करेंगे तो वही जाएंगे लाल बटे कक्का में, हम देखेंगे कि हमारे पास किसका मान है, किसका मान ज्ञात करना है। उसके पहले हमें कोण की आवश्यकता लगेगी। तो क्या कोण है क्या इस त्रिभुज के अंदर? हमें कहाँ है, हाँ बी समकोण है। अब उसके बाद दो न्यून कोण की भी आवश्यकता होगी हमें। कहाँ है इनके मान है क्या आपके पास? तो न्यून नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि न्यून कोण है, आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया कि ए और सी। जब तक हमारे पास मान ना हो इनके मान निकाल सकते हैं क्या हम? तो भैया फिर अवनमन कोण में चूंकि उन्नयन कोण होता तो सीधे सीधे इस वस्तु से यहाँ पर छत के सिरे पर बनता, तो सीधे सीधे अवनमन कोण उन्नयन कोण कहां पर बन जाता, यहाँ पर। फिर तो हम आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अभी क्या बन रहा है यहाँ पर, अवनमन कोण बन रहा है जो त्रिभुज के अंदर नहीं है। अभी चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब चूंकि एक्स का मान निकालने के लिए हमें कोई थीटा की तो आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, थीटा का मान, जो कि हमारे पास नहीं है। लंब तो है हमारे पास 45 और आधार हमारे पास क्या है, एक्स। अब इस एक्स का मान निकालने के लिए टेन थीटा का तो मान रखना पड़ेगा ना। टेन थीटा में क्या रख दे, 0 रख दे, 30 रख दे, 45 रख दे, 60 रख दे, कितना रख दे। तो चूंकि हमें पता है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। कौन कौन सी, कि भैया ये तो है पृथ्वी और ये क्या, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हमेशा पृथ्वी के समांतर होती। तो समांतर में हमने पढ़े थे एकांतर कोण, हमने एकांतर कोण पढ़ा था। एकांतर कोण क्या था, कि जो एक के अंतर से आए, यानी कि एक के अंतर से बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में, बराबर। बराबर कैसे, कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं उसके ऊपर अगर एक तिर्यक रेखा जाए, अभी तिर्यक रेखा दिख रही होगी आपको, ऐसी दो समांतर रेखा है ना, एक तो ए से गई, मान लिया जाए इसको हम डी मान लें, एक नीचे है आपका बी सी ए, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है बी सी ए था, हम इसको इससे मिला दे और इसको इससे मिला है हमने, तो ये तिर्यक रेखा ही तो आई है ना। अब यहाँ पर हमारा कोण कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। अब हमने एकांतर कोण में पढ़ा क्या था, कि जो एक के अंतर से आए वह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। कैसे, 1 2 3 और 4, यानी कि 2 वाला कोण किसके बराबर होगा, 4 के। 1 वाला कोण किसके बराबर होगा, 3 के। तो भैया ये हमारा 45 डिग्री का कोण किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ सी के बराबर हुआ था नहीं हुआ था। हमने थीटा का मान कहां से माना था, ये नीचे से माना था, लेकिन चूंकि ये कोण अभी त्रिभुज के बाहर था, हमने तो उसको अंदर लिखा था ना। तो अंदर कहां से लिखा था, यही समांतर की परिभाषा से लिखा था, कि समांतर रेखाएं रहे तो उनके क्या हो, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इतना याद नहीं, याद है आपको? नहीं आ रहा तो मैंने आपको याद दिलवा दिया। मुंडी तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने पढ़ा नहीं होगा, गजब कर रहे हैं आप। भैया मैंने आपको बताया था कि अगर दो समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाओं के बीच अगर एक तिर्यक रेखा आ जाए तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से होंगे, कि एक कोण तो भैया ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। मान लिया जाए ये कोण एक्स, ये कोण वाई। तो अब यहाँ पर कोण कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4। मैंने आपसे कहा था कोण को आपको सीक्वेंस से बनाना, या तो ऐसे बनाना घड़ी की विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में। अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। अब एक के अंतर से आए कैसे, एक के अंतर से 1 2 3 4, एक के अंतर से एक के बाद कौन आएगा, एक के बाद कौन आएगा 3, 2 के बाद कौन आएगा 4, तो इसमें एक के बाद कौन आएगा 3 आएगा। तो यानी कि या तो ये कोण आपस में बराबर होगा, या फिर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी 2 के बराबर 4, 1 के बराबर 3, या फिर इस 1 के बराबर 3 और इस 2 के बराबर 4। मतलब क्या, कि जो x डिग्री यहाँ पर लिखा है तो यहाँ वाले कोण का मान भी कितना होगा, x डिग्री। यहाँ पर y डिग्री लिखा तो यहाँ पर y डिग्री का मान कितना होगा। तो इसलिए तो हमने 45 को यहाँ पर इस 45 के बराबर लिखा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर।
क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो पृथ्वी के समांतर हो। कि अगर मेरे को क्षैतिज रेखा बनानी है तो मेरी आंखों से बनेगी, लेकिन कहां से बनेगी? पृथ्वी के समांतर होती हुई जाएगी। यानी कि ये अगर हमारी पृथ्वी हो गई तो ये क्षैतिज रेखा होगी, और दोनों के प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या होगी? समान होगी, क्योंकि रेखाएं कौन सी है? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं में जब भी आपकी तिर्यक रेखा आ जाए, अब भैया तिर्यक रेखा आपकी ऐसी भी आ सकती है, ये आपकी सीधी भी आ सकती है, कि भैया ये तो रेखा, ये तो समांतर रेखा है, तो तिर्यक रेखा आप इसके ऊपर ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ या ऐसी बनाओ, है तो इसके लिए तिर्यक रेखा ना। तो अब इसके अंदर जो कोण बनेंगे, कौन से कोण? एकांतर कोण। वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कितना याद रखना आपको कि जब भी समांतर रेखाएं आएंगी तो समांतर रेखाओं की पहचान कैसे होगी? कि अगर इनके एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण बराबर कैसे? ये एक यहां पर कोण बना, यहां पर बना, यहां पर बना और यहां पर बना, 1 2 3 4, इसमें देख लो 1 के बाद 3, 2 के बाद 4। अगर एक कोण ऐसा बने तो यहाँ पर भी आप तो पहले 4 कोण बना लो, 1 2 3 4, 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 4। यहाँ पर देख लो आप 1 2 3 4, इसके बराबर ये, उसके बराबर ये। आपको इतना भी ये याद ना रहे तो जेड की आकृति बनेगी इसमें। जेड तो देखा होगा आपने, जेड फॉर जेब्रा, ऐसा ही बनता है, बनता है ऐसे ही। इसका जो ऊपर व निचले, जो ऊपर और निचली सिरा, ये क्या होते हैं? दोनों समांतर होते हैं। जेड ऐसे बनता ना, ये कैपिटल जेड। तो ये ऊपरी वाली रेखा, ये नीचे वाली रेखा, ये क्या आ गए आपस में? तिर्यक रेखा। तो यानी कि जो जेड के अंदर वाले कोण बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर। ये वाला कोण बराबर किसके? इस वाले कोण के। और ये बाहर वाला कोण बराबर किसके? इस वाले कोण के। जेड आपका सीधा बनाओ या उल्टा बनाओ, ये कैसा जेड है? उल्टा जेड है। इसके अंदर जो कोण बनेगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। ये बराबर होगा। ये बाहर वाला आपस में क्या होगा? बराबर। या फिर इसमें आप बना लो 1 2 3 और 4। 1 के बराबर कौन? 3, 2 के बराबर कौन? 4। समांतर रेखाओं में इतना याद रख लेना कि इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होता है? जो एक के अंतर से आए। मैंने आपको बता दिया था, बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी थी, लेकिन आप तो सब बोल गए। और एक भैया तो मुंडी ला रहा है बड़े अच्छे से, और उसमें दांत निकाल रहे हो। देखो आप, जिसे बहुत तारीफ कर दी हमने इनकी। अब सवाल जरा हमारा यूं है, सवाल नहीं प्रमेय है। प्रमेय क्या है? कि किसी वृत्त में व्यास के सिरों के ऊपर, तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक व्यास बनाना पड़ेगा। व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के अंदर व्यास किसे कहते हैं? नहीं पता आपको? क्या बात, उस दिन तो बड़े उचक उचक के बड़े अच्छे से कह रहे थे, परिधि सीख गए हम, जीवा सीख गए हम, त्रिज्या सीख गए हम, व्यास सीख गए। कहाँ गई आपकी परिधि? क्या होता है व्यास? जो बीच में से निकले, कहां से? जो बीच में बने। तो कहां, मतलब कैसे, किस प्रकार कहेंगे उसको? अपनी साधारण भाषा में कहोगे, कहां से बनेगा? बताओ भैया, मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको व्यास बताया है। क्या? थोड़ी तेज ठंडी का मौसम है, सुनाई नहीं दे रहा। वृत्त के अंदर जितनी रेखा खींची जाए उसे व्यास कहते हैं? नहीं, जो सीधी रेखा खींची जाए, तो सीधी रेखा को भी नहीं कहेंगे। थोड़ा और सही करो उसको, वृत्त के अंदर जो, थोड़ा सा और ठीक करो उसे। या तो कहो कि वृत्त के अंदर सबसे लंबी भुजा को या सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्योंकि वृत्त की जो अंदर हम सबसे बड़ी भुजा बनाएंगे वो कहां से जाएगी? वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, और परिधि के दो बिंदु को स्वाभाविक सी बात में मिलाएगी। या फिर वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए तथा तो साथ में केंद्र से होकर जाए, उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। इतनी सी तो परिभाषा है आपकी, जो आपको याद नहीं रहा कि जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए, और क्या, अब हमारा केंद्र तो एक तरफ हो गया, तो केंद्र को हम उठा के रख देंगे। हमारे हिसाब से तो है चित्र बनाना। सवाल क्या कह रहा है कि क्या किसी वृत्त के व्यास के सिरों के ऊपर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? वृत्त। वृत्त के अंदर क्या बनाया? व्यास। क्योंकि अब स्पर्श रेखाएं कहां पर बनानी है? व्यास के सिरों के ऊपर। तो व्यास के दो सिरे दिख रहे होंगे आपको, एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये। अब इसके ऊपर क्या बनानी है आपको? स्पर्श रेखा। हाँ भैया, अब हमारा व्यास थोड़ा बीच में बना, तो यानी कि अब क्या करना हमें? व्यास के सिरे दिख गए, व्यास का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, तो इनके सिरे के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं बनाओ। तो ये बना दी भैया हमने स्पर्श रेखाएं। ठीक है, एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे।
अब व्यास के एक सिरे पर तो बना दी, दूसरे पर ही बना दो, ये क्या हो गई दूसरे पर। तो भैया हमसे ये पूछा है कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं बनाई आपने कौन सी, एक ऊपर और एक नीचे। ये रेखा इतनी तिरछी क्यों जाती, सीधी, यानी दो रेखाएं दिख रही होंगी आपको। अगर मैं मान लूं इसको ए, इसको मैं मान लूं बी, इसको मैं मान लूं सी और इसको मैं मान लूं डी, तो यानी कि ए बी और सी डी क्या है आपकी स्पर्श रेखाएं, क्योंकि व्रत को एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है, व्रत को एक बिंदु पर टच कर रही है, व्रत को एक बिंदु पर छू रही है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन बिंदुओं को मान लो आपने। तो जो ऊपर वाला स्पर्श बिंदु क्या, कि जो स्पर्श रेखा और व्रत का उभयनिष्ठ बिंदु हो उसे हम क्या कहेंगे स्पर्श बिंदु। तो ऊपर वाले स्पर्श बिंदु को मैंने माना पी, नीचे वाले स्पर्श बिंदु को मैंने माना क्यू। तो क्या है भैया, ए बी स्पर्श रेखा है, सी डी स्पर्श रेखा है, पी और क्यू कौन है स्पर्श बिंदु, ओ कौन है व्रत का केंद्र। इतना किया हमने। इतना कहां से किया कि सवाल में हमसे कहा था कि क्या किसी व्रत के व्यास के सिरों के ऊपर, तो हमने पहले व्यास बनाया, व्यास को हमने नाम दे दिया पी क्यू दिया। अब व्यास का सिरा कौन है, एक तो है पी, दूसरा है क्यू। व्यास के सिरों के ऊपर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा कहां बनानी है, हर कहीं नहीं बनानी है। यह व्रत, हम इसमें स्पर्श रेखा तो कहीं पर ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, यहां पर ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। हालांकि स्पर्श रेखा कम, छेदक रेखा ज्यादा है। लेकिन कहां बनानी है हमें, कि जहां आपका व्यास का सिरा होगा। तो व्यास का सिरा हमारा कहां कहां है, एक तो क्यू और एक पी, इन दोनों के ऊपर बना दिया हमने। अब हमसे ये पूछा है कि क्या ये ए बी डीसी के समांतर है क्या। समांतर क्या, यानी क्या इन दोनों रेखाओं के प्रत्येक बिंदु के बीच की लंबाई आपस में समान है क्या, बराबर है क्या, समान है क्या, बराबर नहीं समान है, अंतर समान है क्या, यानी कि इनके बीच का क्या अंतर समान होना चाहिए। तो हमने समांतर रेखा भी क्या पढ़ी कि इनके एकांतर कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब वो कितने डिग्री हो सकते हैं, अगर एक कोण आपका एकांतर यानी कि एक दो तीन चार, चार कोण बनेंगे हमारे मोस्टली। तो दो समांतर रेखाओं पर अगर एक तिर्यक रेखा आ जाए तो कैसे, कि एक समांतर रेखा ये, दूसरी समांतर रेखा ये, इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा आ गई, एक कोण यहाँ बना, दूसरा कोण यहाँ, तीसरा कोण यहाँ, चौथा कोण यहाँ। अब मान लिया जाए पहले कोण का मान 30 डिग्री होता है, तो तीसरे का भी मान कितना होना चाहिए 30। अगर पहले का मान 60 होता है तो इसका मान कितना होना चाहिए 60। अगर इसका भैया 40 हो रहा तो इसका भी कितना होना चाहिए 40 डिग्री। यानी कि समांतर रेखाओं के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस हम इतना याद रखना। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ कहीं ना कहीं से जो एकांतर कोण बन रहे हैं उनको हमें आपस में बराबर करना है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है। सवाल नंबर कौन सा है, चौथा। प्रमेय को हम 3 चरण में हल करते हैं। पहला काम हुआ जो हमें दिया है, तो क्या दिया है, एक व्रत दिया है, एक व्रत जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है। अभी मैं आपसे ये हल कर दूं, उसके बाद आपसे हल करवाने पूछ लूंगा ना। मैं आपसे इतने बोल दूंगा कि दिया है क्या इस चित्र में, वो लिख के बता दो, आप नहीं लिख पाओगे भैया। देख के लिखना और कुछ नहीं करना है। कि एक वृत्त बनाया था जिसका केंद्र क्या है O है, जिसका केंद्र O है, O तो लिखा ही नहीं, O है। उसके बाद पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, देखो अब आप पी क्यू नहीं बता पा रहे क्या है, व्यास नहीं है क्या, पी क्यू क्या है, तो कहा है आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, ठंड है लेकिन इतना भी नहीं है। पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। उसके बाद ए बी व सी डी क्या है, ए बी व सी डी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। आपको हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में टेंजेंट लाइन बोलते हैं, स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट लाइन। और क्या है, और क्या है, साथ में लिखता था पी व क्यू का की क्या, पी व क्यू क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ स्पर्श बिंदु क्या होता है। हालांकि मैंने अभी बताया 1-1.5 मिनट पहले, लेकिन फिर भी नहीं बता पाओगे आप। हंसने वाली बात क्या थी इससे, मेरे को ये बताओ आप। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बेइज्जती कर रहा हूँ इस हिसाब से कि मैंने आपको बताया फिर भी नहीं बता पा रहे। इसमें तारीफ नहीं है आपकी, ऐसा मत करो आप भले। और देखो आप फिर से सिद्ध करना है, निर्लज्ज हो तुम एक नंबर के, निर्लज्ज। पहला क्या लिखा हमने, दिया है, दूसरा क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अब ये भी नहीं बता पाओगे क्या सिद्ध करना है, क्योंकि हमें सवाल नहीं पता। हंसो आप तो, खुद के ऊपर हंसो। बताओ क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है।
व्यास के सिरों के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना, फिर ये सिद्ध नहीं करना। अब देखो मैंने ये रिपीट करके बोल दिया, बोल रहा है नहीं सर ये नहीं करना, फिर क्या करना है ये बताओ मेरे को। ए पी बी और ओ क्यू सी डी ये क्या हो गए, ये क्या है। एपीबी तो चलो मान लिया मैंने भैया, स्पर्श रेखा में बोल दिया आपने एपीबी है ना। ओ क्यू सी डी क्या हुआ ये, क्या बात। मेरे को बहुत गर्व है आप लोगों को पढ़ाने का, पता नहीं पता इसका विपरीत समझ लेना आप क्या है। भैया हमसे कहा है कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या समांतर हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के नाम क्या है, एक तो है ए बी, दूसरी कौन है डीसी। डीसी या सीडी बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर ए बी लिखा तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया डीसी। समांतर का चिन्ह मैंने आपको बताया था, ये होता है 11 नंबर, दो ऐसे खड़े एक, यानी कि दोनों के बीच का अंतर क्या लगना चाहिए समान। तो यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या समांतर हैं, ये समांतर का चिन्ह होता है। जैसे ये चिन्ह किसका होता है, लंब का, ये वाला, ये किसका चिन्ह होता है समांतर का। ये जो बता देगा उसको मान जाऊंगा। अरे देखो आप सर्वांग सम याद रहेगा उनको, ये सर्वांग सम का है, ये सारे चिन्ह होने, इसे याद रख लो सारे काम बन जाए आपके। तो भैया क्या करना है कि जो दो स्पर्श रेखाएं कौन सी है, ए बी और सी डी, ये क्या है समांतर। यही कहा ना सवाल में कि सिद्ध कीजिए कि व्यास के सिरों के ऊपर बनने वाली स्पर्श रेखाएं क्या है समांतर है। तो स्पर्श रेखाओं के समांतर की बात हो रही है यहाँ पर, कि बताना हमें कि समांतर है या नहीं है। समांतर की परिभाषा तो याद ही होगी आपको, उपपत्ति कर रहे हैं हम, खोज कर रहे हैं उसकी, भैया बताना पड़ेगा उपपत्ति, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मिलाना तो है नहीं, हम बताओ क्या कर दे, कहां से कोण को आपस में बराबर कर ले। सवाल इतना सरल है कि बहुत ज्यादा सरल है और इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नहीं कराया मैंने सब कुछ, आप पेज मत पढ़ बलटी वाली। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो बताओ कहीं ना कहीं से हमें कोण बराबर करने हैं। अब कोण का तो एक भी मान नहीं है हमारे पास, क्या यहाँ पर कोण बन रहा है क्या कि यहाँ पर 30 डिग्री का, यहाँ पर 50 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर 100 डिग्री का, ऐसा कुछ कोण बन रहे क्या हमारे, नहीं बन रहे। कहां से नहीं बन रहे, बन रहे, दिखने चाहिए। तो बनाओ, तो बताओ कहां बनाओ, मेरा हाथ में मार कर बना दूंगा, बता दो मेरे को। क्यू के पास कौन सा बना है, क्यू के पास दोनों आधे आधे क्यों हो जाएंगे भैया, हमारा घर का राज है क्या आधे आधे कर देंगे हर बार। हाँ नहीं तो कहीं कितना कर दे आधे आधे, 45 45 कर दो भैया ने कह दी सही बात, 45 45 कर दोगे, कर दोगे 45 45। ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो तो मैंने समांतर की परिभाषा बताई थी कि अगर आपके कोण ये बराबर होंगे ना तो फिर ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। जैसे कि देखिए दो कंडीशन है कि भैया अगर पहले से कहते कि ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर है, तो फिर इनके अंदर जो तिर्यक कोण बनेंगे वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे कि ये आगे एक तिर्यक रेखा, ठीक है। अब मान लिया जाए कि हमें यहां वाला कोण दिया है 75 डिग्री का, ठीक है, और हमसे इस वाले कोण का मान पूछ लिया कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण आएगा ये हमें बताओ। तो उन्होंने पहले में क्या कहा कि ये जो ए बी और ये है सी डी, ये हम लिख के देंगे क्योंकि ए बी समांतर किसके सी डी के। यहां पर लिखा 75 और यहां पर लिखा x और x का मान बताइए, तो हम बता देंगे सीधे सीधे 75 क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है समांतर है और समांतर में एकांतर कोण का मान आपस में बराबर होता है। लेकिन अभी क्या इन्होंने सवाल में कहा है कि दोनों रेखाएं समांतर है, इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए कि दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं है। तो फिर तो हमें क्या जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, यानी कि पहले को कोणों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। अब समझा हमसे भैया पूछे, ठीक है। अब हमसे ये नहीं कहा कि रेखाएं किस प्रकार की समांतर है कि प्रतिच्छेदी किस प्रकार की। अभी हमसे सीधे सीधे कह दे कि एक आकृति है, एक आकृति में 75 डिग्री इस कोण का मान है और 75 डिग्री इस कोण का मान है, ठीक है। ये वाला कोण 75 और ये वाला कोण भी क्या है 75 है। तो हमसे पूछ लेगा कि ए बी और सी डी किस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर। अब हमको ये बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की हैं, ए बी और सी डी किस प्रकार की रेखाएं। तो चूंकि हमें पता है कि जब दो कोण ये एकांतर कोण बराबर आए किस प्रकार की रेखा में आते हैं समांतर में, तो हम इनको बाद में बता देंगे कि ये क्या है समांतर है। तो इस वाले सवाल में हमें ऐसे करना है कि हमें कहीं ना कहीं से पहले कोण की खोज करनी है। अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के या फिर ये वाला नहीं हो
तो ये कितना बन जाएगा आपका 105 डिग्री बन जाएगा। ये वाला कितना बन जाएगा 105 डिग्री। तो यानी कि ये कोण या ये कोण आपस में बराबर हो जाए या ये कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या होगा समांतर होगा। लेकिन हमारे पास क्या किसी कोण का मान है क्या, तो हमें कोण का मान बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि भैया उन्होंने लिख के तो दिया ना कि यहाँ वाला कोण यहाँ के बराबर है, यहाँ वाला कोण यहाँ के बराबर है। अगर इतना लिख के दे रहे तो फिर तो समांतर होता ही है। तो हमें कोण का मान रखना पड़ेगा। कहाँ से लाके, कितना रखे, 30 रखे, 45 रखे, 60, 90, 100, कितना रखे। यहाँ तो मानने वाला काम तो मैंने बना दिया मन से 75, 105। क्या करें, तो आपको ना कुछ भी दिखता नहीं पढ़ने में। हमने प्रमेय 10.1 पढ़ी है। सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं इतनी देर फिर भी रुका उसके पास, लेकिन फिर भी आप नहीं बता पाए क्योंकि आपको कुछ दिखता नहीं है। आपको सिर्फ नहीं बोलूंगा मैं। हमने प्रमेय 10.1 में क्या पढ़ा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन। आपको इंग्लिश में हिंदी समझ नहीं आता, इंग्लिश बता दूं क्या ये त्रिज्या है क्या, यहाँ से ओ क्यू, ओ से क्यू क्या आपकी त्रिज्या है, यहाँ पे डी सी क्या है स्पर्श रेखा है ना। स्पर्श रेखा आपकी डी से क्यू तक भी हो सकती है, डी से सी तक भी हो सकती है, लेकिन चूंकि समांतर रेखा है तो हमने थोड़ी बड़ी बना दी उसको। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपकी समांतर रेखा है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ से इस बिंदु के ऊपर वृत्त के अंदर से चली गई, बाहर से गई है ना। स्पर्श रेखा वही है, यानी कि कुल मिलाकर आपकी स्पर्श रेखा ये यहाँ से इतनी भी हो सकती है और ये पूरी भी हो सकती है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ये दोनों ही स्पर्श रेखा है। तो हमने क्या पढ़ा है 10.1 में त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। अब ये सी डी या डी सी यहाँ पर क्या है स्पर्श रेखा है, ओ क्यू क्या है त्रिज्या है। तो क्या ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के ऊपर लंब नहीं होगी, क्या होगी। उसके बाद ओपी क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। अब त्रिज्या को नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, ऊपर हवा में लटका दो। यहाँ पर ए बी क्या है, तो क्या ये वाली त्रिज्या इस वाली स्पर्श रेखा के ऊपर लंब नहीं होगी, क्या होगी। तो लंब होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेंगे समकोण बनेंगे। समकोण का मान तो हमें पता कितने डिग्री का होता है, तो इतनी देर से क्यों नहीं दिखा आपको। यानी कि प्रमेय 10.1 से क्या होगा ओ क्यू लंब होगा किसके ऊपर डीसी के ऊपर, ये वाली त्रिज्या इस वाली रेखा के ऊपर लंब होगी साथ में, तथा ओपी लंब होगी किसके ऊपर ए बी के ऊपर। अब भैया लंब होगी तो क्या होगी, ये लंब हो गई तो यहां पर ही बना समकोण, यहां पर ही बना समकोण, यहां पर भी बना समकोण, यहां पर भी बना समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। यानी क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि कोण बी पी ओ बराबर कोण ओ क्यू डी बराबर 90 डिग्री। अब मैंने भैया कहां से कौन सा कोण लिख दिया बताओ आप मेरे को। मैंने सबसे लिखा बीपीओ, बीपीओ कहां से, ये होगा बीपीओ, यानी कि ये वाला कोण कितना 90 डिग्री का। साथ में ओ क्यू डी लिखा मैंने, ये लिखा ओ क्यू डी। क्यों लिखा भैया, क्योंकि हमें क्या चाहिए एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमें क्या करना आपस में एकांतर कोणों को आपस में बराबर करने, यानी कि एक का मान किसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर, 2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, हो गया बराबर। इस वाले कोण का मान कितना 90 डिग्री, इस वाले कोण का मान कितना, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे कोण है। एक और कोण बना दो, कौन सा, कोण ए पी ओ बराबर कोण ओ क्यू सी बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। यानी कि ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। समीकरण 1 हम इसको मान ले, समीकरण 2 हम इसको मान ले। तो क्या ये एकांतर कोण बराबर हो गया यहाँ पर। तो सीधे सीधे दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी बराबर समांतर हो जाएंगी, बराबर नहीं होंगी। तो समीकरण 1 व 2 से एकांतर कोण क्या है आपस में, एकांतर कोण बराबर है, बराबर है। अतः क्या होगा ए बी समांतर होगी किसके बीसी के। इतना सा सवाल था आपका बस, लेकिन आपको कोण देखना आना चाहिए कि भैया हमें कोण यहाँ पर बना के नहीं दिए थे उन्होंने, यहाँ पर समकोण बन रहा नहीं बन रहा, लेकिन कहां से बन रहे समकोण, ये बन रहे प्रमेय 10.1 से। कि हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो हमें यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण या ये वाला कोण या ये वाला कोण आपस में क्या करना है बराबर करना था बस। सवाल तो 2 मिनट में हो जाता, लेकिन मेरे को 15 मिनट पकड़ना पड़ा। मैं सोचूं कि एक आप में से बता दे, कोई तो बता दे, कोई तो बता दे, लेकिन आप बताने के लिए तैयार नहीं। बताएंगे कैसे, आप घर जाके पढ़ेंगे तो बताएंगे ना। फिर बोल देंगे हम तो घर जाके पढ़ते हैं,
कैसे मान लूं मैं कि आप घर जाके पढ़ते हैं? ताली याद रखना कि अगर एकांतर कोण समान हो, बराबर हो, तो रेखाएं समांतर होंगी, और अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। कुछ भी पूछ ले आपसे, अगर कह दे कि समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, और अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 भैया, कल तो के लिए इंपॉर्टेंट सवाल 3 सवाल बचेंगे, कल 3 सवाल होकर ये पाठ खत्म हो जाएगा हमारा।
आने वाले कुछ दिन अगर आप गैप ना करो, लगातार पढ़ते रहे, घर जाके फिर से सवाल को आपने कर लिया तो आपके लिए फायदेमंद होंगे, तो बाकी तो फिर आपकी इच्छा। सवाल नंबर 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये याद रखना कि व्यास के सिरों के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या समांतर होती है। समांतर कैसे होंगी कि हमें एकांतर कोणों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। एकांतर कोण बराबर कहां से होंगे, सिर्फ इतना लिखना है आपको, प्रमेय 10.1 से त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आपको स्पर्श बिंदु तो क्लियर होगा, क्या होता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होता है। हाँ, क्यू पर बनेगा स्पर्श बिंदु, तो इसको हम कहेंगे कैसे। सही कहा आपने, तो क्यू पर बनेगा कि जो स्पर्श रेखा और वृत्त का कॉमन पॉइंट होता है उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, तो जो इनका क्या होगा, उभयनिष्ठ पॉइंट होगा। तो याद रखना बस। अब आपसे ये कहा है भैया कि ये एक स्पर्श रेखा है, इसका हम नाम दे दे चाहे तो, नाम दे दी हमने ए बी, कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र के ऊपर स्पर्श रेखाएं भी आएगी, केंद्र में त्रिज्या भी आएगी, केंद्र में व्यास भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे। लेकिन अब हमारे सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा से एक लंब होता हो जाएगा वृत्त के अंदर, तो वो क्या जो स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से, ये क्या है आपका क्यों स्पर्श बिंदु क्या होगा कि एक तो है आपका वृत्त का बिंदु, मान लिया जाए ये है, ठीक है, और यहीं पर आगे आपकी स्पर्श रेखा, ये आगे स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा और वृत्त दोनों का उभयनिष्ठ पॉइंट होगा। इसी को हम नाम से जानते हैं स्पर्श बिंदु से। स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब क्या वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि अब ये जो ये लंब यहां से जाएगा, एक लंब, लंब क्या होता है जो समकोण बनाए, तो ये स्पर्श बिंदु है कौन क्यू। अब यहां से एक लंब आएगा, ये एक लंब गया, तो हमसे ये पूछा है कि क्या ये जो लंब गया आपका, ये हम इसको नाम दे दें यहाँ पर पी क्यू। तो ये जो आपका लंब गया है क्या ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ये तो मैंने निकाल दिया उसको सवाल के हिसाब से, सवाल के हिसाब से कहा है कि ये जो आपका ये लंब गया ना क्या ये वृत्त के केंद्र से होता हुआ जा रहा है, ये हमसे पूछा है, ये सिद्ध करना है सवाल में कुल मिलाकर। जा रहा है, आपने देख के बता दिया बड़ी आसानी से। तो वो खैर जा रहा, वो तो जाएगा, उन्होंने कहा है तो, लेकिन अब वो कैसे जाएगा वो आपको समझना है। यहाँ पर मुद्दा तो वही है कि बस वही तो करना है। अब इसका केंद्र कहां पर है, ओ के ऊपर, ये ध्यान रखना आप। नहीं करो तो फिर जा रहा है तो छोड़ दो, और क्या। तो अपने को तो पता, सामने वाले को बताना पड़ेगा, आपको परीक्षा में मेरे को थोड़ी बताना। तो पता तो अपने को जा रहा है, दिया है तो क्या दिया है भैया, एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका केंद्र O है, और क्या है ए बी स्पर्श रेखा है, क्या बात स्पर्श रेखा है, और बताओ क्यू क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु टेंजेंट पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है, और क्या है भैया पी क्यू, क्या है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू त्रिज्या है, पी क्यू त्रिज्या है आपकी। अच्छा फिर क्या होगा आपकी त्रिज्या इसमें, पी क्यू व्यास हो गया, कहां से होगा व्यास, व्यास कहां से होगा आपको दिख रहा है, आप थोड़ा सा इस तरफ बढ़ जाएगा यहाँ पर,
कोई बात नहीं, आप तो बैठ रहे हो, हमें नहीं पता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपको दिख रहा ना। तो पहले तो आपकी पी क्यू त्रिज्या, उसका पी क्यू होगा व्यास। मेरे को कभी कभी तो खुद के ऊपर डाउट होता है कि अच्छा कहाँ से पढ़ाने लग गया, हमें इतना गलत कहाँ से पढ़ाने लग गए हैं, क्योंकि आप जो सीख रहे हो तो मेरे से सीख रहे हो। ओ क्यू त्रिज्या, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पी क्यू क्या है, कि पी क्यू हमने सवाल के हिसाब से लंब डाला है, हमने ये खींचा है कि जो ये रेखा जा रही है ना, ये क्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होगी। तो ये हमने पहले मान लिया कि पी क्यू क्या है, आपका स्पर्श रेखा पर लंब है, स्पर्श रेखा पर लंब है। यानी कि पी क्यू सिर्फ यहाँ पर एक रेखा है, और पी क्यू को हमने इस सवाल में माना है लंब। ये यहाँ पर ऐसा लंब नहीं आता, लेकिन हमने इसको मान के रखा, क्यों? क्योंकि हमसे सवाल में क्या पूछा है कि ये तो होगा स्पर्श रेखा, ये होगा आपका स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमसे पूछा है। तो हमने पहले वृत्त का केंद्र बना दिया और लंब को वहां से निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि हमने इसको लंब माना है। रही बात व्यास की, तो व्यास क्या होता है? जो परिधि के दो बिंदुओं तथा केंद्र से होकर जाए। अभी बीच में रेखा बिछा रहे, यहाँ तक परिधि के दूसरे बिंदु तो नहीं पहुंचा है, ये ध्यान रखना। आप तो ये व्यास नहीं है, ये त्रिज्या भी नहीं है आपकी पी क्यू। ये त्रिज्या क्या है? ओ से क्यू तक, कि जो आपके केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाए। क्या होगा? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना बताओ तो, कि हमारा लंब कौन है यहाँ पर? पी क्यू। तो पी क्यू केंद्र, केंद्र कौन है? ओ। पी क्यू केंद्र ओ से होकर जाता है। अब इसका तो हम कोई चिन्ह भी नहीं बना सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जा रहा है, ये बताना होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना, आप करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, चाय की पत्ती नहीं, उपपत्ति है। उपपत्ति नहीं, खोज, प्रूफ। खराब सीजन है ठंडी का, नाक बहना बंद नहीं होती। हाँ भैया, सबसे पहले हमने क्या लिखा? पी क्यू क्या है यहाँ पर? स्पर्श रेखा पर लंब है। अब लंब है तो भैया क्या होगा? अच्छा पहले आप एक बात समझो, वृत्त तो मुझे बहुत जल्दी बनाऊंगा, चिंता मत करो, मेरे हाथ में मार कर। ये त्रिज्या हो गई और ये स्पर्श रेखा हो गई। तो भैया अगर मैं इसको मान लू ओ, इसको मैंने मान लिया क्यू, इसको मैंने मान लिया ए, मैंने इसको मान लिया बी, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो क्या स्पर्श रेखा भी त्रिज्या के ऊपर लंब हो सकती है? त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब है, तो क्या स्पर्श रेखा त्रिज्या के ऊपर लंब हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इस पर लंब का मतलब ही है कि 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये रेखा इसके ऊपर लंब हो या यह रेखा इसके ऊपर लंब हो, बात तो एक ही है, क्योंकि 90 डिग्री तो दोनों के लिए भी है ना। इन दोनों बीच में क्या बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, तो यानी कि हम मान सकते हैं। अब हमने सबसे पहले किसको माना था कि पी क्यू क्या है? लंब है किसके ऊपर? चूंकि पी क्यू लंब है किसके ऊपर? ए बी पर। ए बी पर या ए क्यू पर? पी क्यू है ना, हाँ, ये पी क्यू लंब है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर या ए क्यू के ऊपर। ए क्यू मान लो आप यहीं से यहीं तक, ए क्यू पर, ये मान के चल रहे हैं कि जो ए क्यू है यहां पर, ये पी क्यू लंब है, हमने इसको माना है सवाल के हिसाब से। तो हम क्या लिख देंगे कि फिर पी क्यू लंब होगा किसके ऊपर? ए क्यू के ऊपर। अब भैया यहां पर क्या बनना चाहिए? समकोण बनना चाहिए। लेकिन प्रश्नावली 10.1 के अनुसार हमने क्या पढ़ा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। पढ़ा नहीं पढ़ा? अब हम तो कह रहे हैं कि भैया पी क्यू ए क्यू के ऊपर लंब है, और ए क्यू कौन है यहां पर? हमारी स्पर्श रेखा है। लेकिन हमने तो प्रमेय 10.1 के अनुसार ये पढ़ा है कि जो ओ क्यू यानी कि त्रिज्या, वो भी स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है। और दो बिंदुओं से यानी कि एक रेखा के एक तरफ हम कितने लंब बना सकते हैं? एक ही लंब खींच सकते हैं। लंब का मतलब क्या होता है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। यानी कि इस रेखा के अलावा क्या हम इस बिंदु और इस बिंदु के अलावा क्या एक और समकोण बना सकते हैं? यहाँ पर कहा बना सकते? नहीं बना सकते। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक रेखा तो आपकी ये हो गई, यानी कि एक बिंदु तो ये होगा, ये बिंदु कौन है? वृत्त का केंद्र। ये बिंदु होगा आपका स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कौन होगा? जो स्पर्श रेखा और वृत्त दोनों का अभिनिष्ट बिंदु होगा। तो इन दोनों के ऊपर अगर हमने यहाँ पर समकोण बना दिया, तो यानी कि आपकी त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होना चाहिए। कहां से? प्रमेय 10.1 के अनुसार। लेकिन हमने तो यहाँ पर पी क्यू को लंब बनाया, तो यानी कि अगर पी क्यू लंब होगा तो क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा क्या? जाना चाहिए, क्योंकि एक रेखा के एक तरफ हम सिर्फ एक ही लंब खींच सकते हैं।
दूसरा लंब नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि मान लिया जाए हम दूसरा लंब खींच दें, अब काल्पनिक रेखा में ऐसी बना दूं कि भैया ये क्यू पी को मैंने यहाँ से हटा दिया, पी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मतलब कि आपका समकोण तो यहाँ पर भी बनना चाहिए, ठीक है, और आपका समकोण यहाँ पर ही बनना चाहिए। तो पॉसिबल है क्या कि एक ही बिंदु से दो दो समकोण बन जाएंगे आपके? नहीं बन सकते कभी भी। आपने चांदा देखा हो, इस प्रकार का होता है उसमें 90 डिग्री सिर्फ एक ही यहाँ पर होता है, बिल्कुल ये सीधे बिंदु के लिए देखना आप, 90 डिग्री यहाँ पर इस तरफ से फिर से ये 88 85 होता है, वो जीरो तक चला जाएगा, इस तरफ फिर से वो जीरो तक चला जाएगा। यानी कि एक रेखा के एक तरफ एक बिंदु से हम सिर्फ एक ही समकोण बना सकते हैं। अब देखिए इसका मामला क्या सिंपल था, हमने कहा कि भैया पी क्यू क्या है, ए क्यू के ऊपर लंब है, काल्पनिक रेखा को हटा दो यहां से, और प्रमेय 10.1 के अनुसार एक से हमने तो क्या पढ़ा है कि त्रिज्या जो होती है, चूंकि त्रिज्या कौन है यहाँ पर, ओ क्यू, ओ क्यू किसके ऊपर लंब है, ए क्यू के ऊपर, प्रमेय 10.1 से, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब है, और हमने सवाल के हिसाब से क्या माना है कि पी क्यू लंब है किसके ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर, लेकिन हमारा तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होना चाहिए। अब चूंकि हमने पी क्यू को यहाँ पर माना था ये लंब, तो भैया फिर ये ओ कौन है, वृत्त का केंद्र, मतलब कि ये दोनों रेखाएं क्या है, एक ही है, और ओ बिंदु इसी रेखा में कहीं ना कहीं उपस्थित होना चाहिए। ये आपका वृत्त का केंद्र है ना, तो ये पी क्यू के ऊपर ही क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो ओ जो केंद्र है आपका, केंद्र ओ किस पर होना चाहिए, पी क्यू पर स्थित होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। प्रमेय है, और आपकी त्रिज्या कौन है यहां पर, तथा ओ क्यू हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो सीधे सीधे क्या होगा कि जो आपका लंब है वो कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि ये केंद्र कौन है आपका, ओ है, तो ये जो आप पी क्यू रेखा खींचोगे कहां से होकर जाएगा आपका, अतः पी क्यू केंद्र ओ से होकर, केंद्र ओ से जाएगा, ओ से गुजरेगा। यही बस इतनी बताना था हमें कि एक तो हमने लंब माने था हमारे हिसाब से लंब हमने क्या माना था, पी क्यू। अब हमने पी क्यू क्यों माना था, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा था कि जो आपकी स्पर्श रेखाएं हैं तथा स्पर्श रेखा में जो स्पर्श बिंदु बनेगा आपका, उससे आप एक लंब डालोगे। अब लंब कहाँ डालना, वृत्त के अंदर डालना, नीचे की तरफ नहीं डालना। और फिर हमसे ये पूछा कि जो आपने लंब डाला कि वो बताइए कि वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो चूंकि अगर हमने पी क्यू को पहले लंब मान के बैठे हैं, तो हमें तो एक बात और पता है कि त्रिज्या भी तो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती। अब चूंकि एक रेखा के एक तरफ हम एक ही लंब खींच सकते हैं बस, तो फिर ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक ही होंगी, और फिर इस ओ को कहां पर होना होगा, पी क्यू पर कहीं ना कहीं स्थित होना होगा। ये देखो यहाँ पर ये ओ स्थित है, और क्यू कौन है यहाँ पर हमारा स्पर्श बिंदु, तो हमारी त्रिज्या कौन हो जाएगी, ओ क्यू हमारी रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो फिर आपका पी क्यू कहां से जाएगा, वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा, अगर इसको लंब होना है तो। अगर ये लंब नहीं होगा तो फिर कहां होगा, फिर तो कहीं से भी जा सकता है, लेकिन लंबा होना पड़ेगा तो कहां से होकर जाना पड़ेगा उसको, वृत्त के केंद्र से होकर जाना पड़ेगा। बस ये बताना था मैं इतना, ये 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। प्रमेय का खेल है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, संख्या तो है नहीं कि मैं 2 गुणा 2 करके बता दूं आपको। हाँ मैंने आपको नियम बता दिया कि ये बात आपके दिमाग में फिट कर लेना कि एक रेखा के एक तरफ एक ही समकोण बनता है, क्योंकि समकोण में 90 डिग्री का कोण बनता है। बस आपका प्रमेय का खेल खत्म है इस पार्ट से। तो एक और बची छोटी सी, वो तो बहुत सरल है। क्योंकि इसमें एकांतर कोण और ये कुछ भी नहीं आया, तो इसलिए आपको थोड़ा लगा हो क्या अजीबो गरीब। प्रमेय होती ऐसी भैया। अब जिस प्रकार हम चाय बनाएंगे, तो चाय बनाने के लिए तपेली को गैस के ऊपर चढ़ाना ही पड़ेगा। तो भले आप तपेली में दूध, चाय पत्ती, अदरक सब डालकर बैठ जाओ, बनेगी क्या अपने आप, बन जाएगी। आपकी तो बन जाएगी, सही बात है, इतना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल मत लगाया करो। देखो तो कोई हीटर पर रख दो, बन जाएगी। अरे मैं एक ताप की बात करूं, जब तक आप उसे ताप के ऊपर, अंगीठी के ऊपर नहीं जलाएंगे भैया, तो कहां से बन जाएगी चाय। आपके सामने खाना ला के रख दो थाली में, जब तक आपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करा, बोलो कि कोई दूसरा खिला देगा हमें आके।
उदाहरण तो इतना अच्छा आता है मेरे को देने के लिए, और दे नहीं सकता यहाँ पर मतलब। अरे ज्यादा ही वल्गर हो जा रहा है। तो बड़े व्रत की तरफ से समय तो हो चला आपका। भैया दो सवाल हैं जो हर साल आते हैं, एक साल छोड़कर, छठा और सातवां। कल होंगे, आ जाना समय से, बाकी आपकी इच्छा। और आप दोनों टाइम से आ जाना करें कि आपका टिकट कीमत तय नहीं है। क्या बोले सर? क्या बोले और पैसा उनके पास। पाँच सौ करने की दोस्ती अभी 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 नहीं सुनता है मेरा। तुम्हारी फीस काफी है, दोस्ती का 500। टाइम से वही थी अभी बता रहा हूँ। काफी ठंडा तो है जहाँ जाए वैसा तुमको भेज दो आगे में इतना नहीं क्या है सुबह चले हां तो मुझे पैसे दे तो नहीं लगाओ चल अभी हां ला जा रहा हूं चल अभी आगे चल तू काट लेंगे तो तुम्हारे हो जाएगा ना अरे आगे पहला ही दिन रहा है वो थोड़ी 10 बस नहीं के मिनट लगेगा तुम्हारा ये पुट्टी नहीं खाइए पता है नहीं क्या नहीं का यहां पे सब नहीं पड़ा है ये क्या बोल रहे हैं आई हां मालूम है मैं कोई नहीं खा तेल लगाई इस लग तो नहीं का वो क्या और ये क्या नहीं का पता है पैसा नहीं क्या जाओ हम भी नहीं क्या है मैं का भी सर्विस नहीं उठा रहा है मैं काम लगी नहीं आया हमने कितनी कल के आज में डब्ल्यू कर गई अच्छा कोई भी आज कोई के रोज है क्या बोला लाइट दो ओ चल और सही नहीं बात तो कल बता मैं कुछ ऐसी और ठंडा है सारे तो बात नहीं काम वो केक बनाते हैं अच्छा तो ले जाना दुकान के आज जाए वैसा टाइम गलत कर दिया टाइम हां सांझ को करते हो अंदर हमारे से सांझ जाएंगे और हमारे सुबह कोई नहीं कि जाता मोबाइल से बहुत टाइम हो जाएगा हम बड़ा नाम पे तो हटा जाएगा तेरे 10 बोल